हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। और आज हमें पढ़ना है कि अवतल दर्पण द्वारा या दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये चीज हमें यहाँ पे पढ़ना है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, उसका एक फार्मूला भी हमने छोटा सा ड्राइव किया था कि F बराबर R/2 होता है। ये फार्मूला भी हमने छोटा सा ड्राइव कर लिया था। तो अब आगे आज हमें पढ़ना है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब यहाँ पे दो दर्पण है हमारे सिलेबस में, एक तो हमारा अवतल दर्पण है और दूसरा जो है वो हमारा उत्तल दर्पण है। तो हमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में हमें यह पढ़ना है कि इस पे प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, एक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। दूसरी चीज हमें एक फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो ड्राइव करेंगे आज। 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये फार्मूला भी आज हम ड्राइव करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं कि चिन्ह परिपाटी कैसे लगाएंगे, वो सीखेंगे और 2-4 क्वेश्चन करेंगे। अच्छे क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो बच्चों इसमें कुछ करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ 4 चीज याद रखनी है, 4 रूल याद रखना है। अगर ये 4 रूल याद है आपको अच्छे से, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है आसानी से हम बना सकते हैं। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रतिबिंब के बारे में बताया था, उसकी परिभाषा भी बताया था कि प्रतिबिंब कब बनता है कि वह घटना जिसमें प्रकाश किसी वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको एक बार आप देख लीजिए तो और सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 नियम जो है, सबसे पहला नियम इसमें यह कहता है कि अगर कोई मैं एक अवतल दर्पण ले रहा, अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी कैसे पहचानेगी कि ये दर्पण हमारा अवतल दर्पण है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर जो हमारा जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और यदि परावर्तक सतह जो है वो उभरा हुआ है तो हमें क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब परावर्तक सतह क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हमने बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो टाइप करिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैरियर क्लासेस, आपको मिल जाएगा वो लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कोई भी प्रकाश किरण है यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात हमेशा वो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर ही हमेशा गुजरेगी। कोई भी किरण है अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात वो हमेशा कहां से होकर जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। तो यहां नीचे लिख दीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। ये हमारा एक पहला नियम है। दूसरा नियम बच्चों इसमें यह है कि यदि कोई एक अवतल दर्पण दिया हुआ है, ये हमारा कोई एक अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है और यहाँ पे अगर कोई एक फोकस कर दिया जाए। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई किरण फोकस से पास होती है, मान लो ये हमारा फोकस है और यहाँ से कोई किरण पास हो रही है, तो अगर कोई भी किरण फोकस से पास होगी तो परावर्तन के पश्चात वो हमेशा कहां से होती हुई जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर यहाँ से कोई एक किरण आ रही है जो फोकस से पास हो रही है, अगर कोई भी किरण है जो फोकस से पास हो रही है तो परावर्तन के पश्चात वो हमेशा कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कोई भी किरण है अगर फोकस से पास हो रही है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम ये कहता है कि ये कोई एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का हमारा मुख्य अक्ष हो गया। यदि कोई किरण, अगर मान लो कि ये हमारा वक्रता केंद्र C दिया हुआ है, यदि कोई किरण C से होकर जाता है, मान लो ये कोई किरण है जो C से होता हुआ जा रहा है, तो अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो वापस उसी मार्ग पे वापस लौट जाता है। कोई भी किरण होगा अगर वो वक्रता केंद्र से पास होगा तो उसी रास्ते से वापस वो लौट जाएगा। यहां से एक बना लेते हैं, अगर ये कोई किरण है जो वक्रता केंद्र से जा रहा है तो वापस उसी लाइन पे उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। और चौथा नियम हमारा ये कहता है कि ये एक अवतल दर्पण है, ठीक, ये हमारा इसका मुख्य अक्ष हो गया।
यहाँ पे अब चौथा नियम ये कहता है कि यदि कोई किरण पोल से आके टकराती है, अगर कोई किरण मान लो कि पोल से आकर टकराती है यहाँ से, और ये मुख्य अक्ष के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, तो जितने एंगल मुख्य अक्ष से बनाएगा वो किरण, ये हमारी जो आपतित किरण बनाएगा, परावर्तन के पश्चात उतना ही एंगल बनाते हुए नीचे से ये निकल जाएगा। इस तरीके से ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, अल्फा हो जाएंगे। यानी कि मुख्य अक्ष कोई भी किरण यदि ध्रुव से आकर टकराता है, पोल से टकराता है, तो नहीं डिग्री का कोण नीचे की तरफ बनाते हुए निकल जाएगा। ये 4 नियम हमें याद रखने हैं। इन चारों नियम को याद रखने के हमारा आसानी से जितने भी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, 6 केस है, उन 6 केसों को आसानी से हम बना लेंगे। हाँ, इसको स्टार्ट करने से एक चीज पहले और बता दे रहा हूं आपको कि जब भी हमें प्रतिबिंब बनाना होगा किसी भी दर्पण का, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो कम से कम हमें 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी हमेशा। जहां पे दोनों किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं उस पर, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें देखो, अब यही 4 रूल याद रखना, 4 रूल आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला केस इसमें जो आता है ये आता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, यदि हम एक अवतल दर्पण लें, उस अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रख दें, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे ध्रुव आ जाएगा, यहाँ पे हमने फोकस ले लिया, जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी हमने यहाँ पे ये वक्रता केंद्र सी ले लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पे हो तो इस पे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो हम यहाँ पे अनंत पे कोई कहीं पे कोई एक अनंत पे यहाँ पे लेते हैं वस्तु को, तो अनंत से हम किरण ले लेते हैं एक तो मुख्य अक्ष के समांतर। अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। एक किरण और ले लेते हैं, एक किरण हम और ले लिए, वो भी मुख्य अक्ष के कैसी है, समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई निकल जाएगी। यानी कि हमें 2 किरण लेना था, हमने दोनों किरण लिया, तो ये देखा कि दोनों किरण जब लेते हैं तो वो हमेशा कहां से होकर जाती है, फोकस से होती हुई जाती है। यानी कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब हमारा कहां पे बनता है, एग्जैक्टली फोकस पे आकर ही प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखो, इसमें दूसरी चीज जो होती है, हमें प्रकृति लिखनी होती है कि इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति में हमें 3 चीज बतानी होती है कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, पहली चीज ये, दूसरी चीज प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, तीसरी चीज वास्तविक आभासी क्या होता है, हमें पहले चल बता दिया पूरा, प्रतिबिंब आभासी कब बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक कब बनता है। तीसरी चीज हमें बतानी होती है कि क्या प्रतिबिंब वस्तु की हाइट से बराबर है या उससे छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ बताते हैं कि सबसे पहली चीज जो है बताना है कि प्रतिबिंब, इसका आर्डर कुछ भी लिख दो, आर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वास्तविक है क्या आभासी है, तो वास्तविक और आभासी वाला जरा कंडीशन याद करो। हमने बताया था कि जब वास्तव में किरणें मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात जब वास्तव में मिलती हैं तब तो उसे क्या कहते हैं कि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तब उसे क्या कहते हैं, ये हमारा आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा, वास्तव में मिल रही है, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी प्रकृति हमें लिखना है, कहां पे बन रहा है, दोनों एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, फोकस पे काट रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमारा कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तीसरी चीज यहाँ पे कि प्रतिबिंब वस्तु की हाइट से, वस्तु की ऊंचाई के बराबर है या उससे छोटा है या उससे बड़ा है। तो यहाँ पे देखो अनंत पे रखा है तो प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा ही होगा, और यहाँ पे देखो सॉरी वस्तु जो होगा वो बड़ा होगा, और जो प्रतिबिंब बन रहा है ये प्रतिबिंब तो हमारा पॉइंट साइज का बन रहा है, बिंदु, यानी कि प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा कैसा होगा, छोटा होगा। छोटा ना लिख के यहाँ पे बहुत छोटा लिखो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, एक चीज और हमसे पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है। तो इस केस में हम सीधा उल्टे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बिंदु साइज का इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है बिंदु का बन रहा है, बिंदु साइज का बना है, तो यहाँ पे उल्टा और सीधा हम नहीं बता सकते। तो यही 3 चीज लिख के हम छोड़ देते हैं। अब देखो, अगर एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में सिर्फ इतना मत लिखना वास्तविक, यहाँ पूरा लिखना कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब फोकस से बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होगा। ये पूरी एक लाइन में लिखा, तब जाके तुम्हारा ये कंप्लीट होगा। ठीक है,
इसी में दूसरा केस आता है दूसरे नंबर पे कि जब वस्तु, अब देखो वस्तु को हम थोड़ा थोड़ा इधर खसकाते जाएंगे दर्पण की तरफ। अभी अनंत पे था तो अब वस्तु को कहां रखेंगे, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु अनंत तथा C के बीच हो, जब वस्तु कहां पे हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच हो। वस्तु कहां होनी चाहिए, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक हम प्रतिबिंब बनाते हैं, सॉरी दर्पण बनाते हैं। ये हमारा एक दर्पण हो गया, यहाँ पे ये हमारा पोल हो गया, ठीक। यहाँ पे हमने ले लिया कि ये हमारा फोकस है, तो इतना ही दूरी नाप के लगभग में हम काट लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, C हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब हमसे कह रहा है कि वस्तु कहाँ होनी चाहिए, अनंत तथा C के बीच में। तो अनंत तथा C के बीच में वस्तु को तुम कहीं पर ले लो, चाहो तो वस्तु को यहाँ पर लो, चाहो तो यहाँ पर लो, चाहो तो यहाँ पर लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम वस्तु को क्या करते हैं, वस्तु को यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमारा वस्तु हो गया, ठीक है। वस्तु को हमने ले लिया, तो पहला किरण, अब हमें कितनी किरण डालनी है, 2 किरण डालनी है कम से कम। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहला किरण तो हम क्या करेंगे, मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे। तो जब किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर निकलेगी, फोकस से होता हुआ निकलेगा। इस तरीके से ये किरण जो होगा फोकस से होता हुआ पास हो जाएगा, ठीक। और दूसरा किरण हमें और ले जाना है, एक किरण, तो एक किरण और ले जाना है। तो अगले किरण को हम क्या करते हैं, फोकस से लेकर चले जाते हैं कि अगला किरण जो है वो फोकस से जा रहा है। तो जो किरण फोकस से जाएगा तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से निकलेगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। जब मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब जरा इसकी प्रकृति लिखिए। देखो ये किरण जो परावर्तन के पश्चात आई थी और एक किरण ये परावर्तन यहाँ पर आया, फिर परावर्तित होकर आया। तो जब फोकस से होकर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो जहां एक दूसरे के काटे वही हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसकी हमें क्या लिखना है, प्रकृति लिखना है। तो प्रकृति लिखने में सबसे पहला देखो वास्तविक है, हाँ वास्तव में मिल रहा है, यहाँ पे मिलता है वास्तव में। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, हमारा वास्तविक होगा। दूसरी चीज, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, हमें कहां पे बन रहा है। अब देखो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, C तथा F के बीच में बनेगा। तीसरा चीज हमें लिखना है कि इसकी हाइट क्या है। तो देखने में लग रहा है कि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। अब यहाँ पे एक चीज और लिखना है कि प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। तो देखो यहाँ पे ये नीचे की तरफ आके मिल रहा है तो प्रतिबिंब उल्टी हो गई। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, चाहे यहाँ पे लिख लो वास्तविक बनेगा और ये हमारा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखो एक कॉमन चीज बताओ, अगर प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के बाएं तरफ बनेगा तो हम सीधा आंख मूंद के कह देंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और अगर प्रतिबिंब दर्पण के दाहिनी तरफ बनेगा तब हम कह देंगे कि प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा और प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। ये 2 केस हो गए, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरा वाला केस है हमारा बच्चों कि जब वस्तु हमने कहा पे C और अनंत और C के बीच में रखा। अब की बार करते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र C पर ही उठाकर हम रख दे। तो अब क्या होगा, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा मुख अक्ष हो गया। यहाँ पे हमने ले लिया कुछ, यहाँ पे हमने ले लिया F को, ये फोकस हो गया। तो इतनी दूरी पे यहाँ पे लगभग हम काट लेते हैं, वक्रता केंद्र C बन जाएगा। अब की बार वस्तु को कहाँ कह रहा है, वक्रता केंद्र C पर ही रखें। जब वक्रता केंद्र C पर ही रखेंगे, देखो यहाँ पर हमने वक्रता केंद्र C पर ही उठा के वस्तु को क्या कर दिया, रख दिया। जब C पर रख दिया तो अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहली किरण को क्या करते हैं, मुख अक्ष के समांतर ले जाते हैं। तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से निकलेगा, फोकस से होता हुआ निकल जाएगा। सबसे पहला तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक। परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल गया। दूसरा हम क्या करते हैं, फोकस से लेकर जाते हैं। तो जब फोकस से लेकर जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात ये कैसा होगा, मुख अक्ष के समांतर होगा।
देखो परावर्तन के पश्चात ये हमारा कैसा बनेगा, मुख अक्ष के समांतर बनेगा। ठीक है, ये मुख अक्ष के समांतर बन गया। तो अब जरा प्रतिबिंब को देखोगे तो प्रतिबिंब देखो कैसा बन रहा है, एग्जैक्टली कहां पर आकर बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। ये आपतित हुआ, यहाँ पे फोकस से है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो अब देखो ये वापस कहां पे बन जा रहा है, सी पर ही बन जा रहा है। तो अब इसकी हमें प्रकृति लिखनी है, तो प्रकृति में हम लिखेंगे सबसे पहला ये कैसा है, वास्तव में मिल रहा है, या ऐसे भी देखो दर्पण ही किधर बन रहा है, बाईं तरफ बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और दूसरी चीज क्या होगा, उल्टा होगा। आंख मूंद के हमें लिख देना, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ये पहला हो गया। दूसरा चीज हमें लिखना कहां पे बन रहा है, वक्रता केंद्र सी पर ही बन रहा है, वक्रता केंद्र सी पर बन रहा है। तीसरा हमें लिखना है कि कितना बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, या वस्तु के बराबर बन रहा है। तो देखो जितनी ऊंचाई ये है उतनी ऊंचाई हमारी क्या ये है, दोनों बराबर लगभग में है। तो हम क्या लिख देंगे कि वस्तु के बराबर बनेगा। ये कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अभी हम इसका इस्तेमाल भी देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहां कहां पर करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, बस हमें याद रखना है। ठीक है, अभी इसका एक शॉर्टकट भी बताएंगे कि आसानी से एक टेबल बनाओ तो उसमें सब कुछ याद हो जाएगा, इतना सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल इतनी चीजें अभी तक याद रखो। ठीक है, चौथे केस पे आते हैं कि हमारा चौथा केस क्या है। चौथा हमारा बन रहा है, हमने वस्तु को कहां रख लिया, सी पर रख लिया। तो अब की बार क्या करते हैं कि जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, चौथा केस बन जाएगा कि जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, वस्तु कहां हो, सी तथा एफ के बीच हो। वस्तु को हम सी और एफ के बीच में रखते हैं। तो देखो अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब वस्तु को हम सी तथा एफ के बीच में रखते हैं तो ये हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण, ये हमारा हो जाएगा पोल, यहाँ पे मुख अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ। तो यही दूरी जो होगी, यही दूरी हमारी बन जाएगी यहाँ पर सी के बराबर, ये हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब वस्तु को देखो कहां पे कह रहा है कि सी तथा एफ के बीच में हो। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे सी तथा एफ के बीच में, चाहो तुम यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली मिडिल में ऐसा कुछ नहीं कहा। तो जहां तुम्हारा मन हो वहां पर क्या करो, वस्तु को रख दो। हमने वस्तु को कहां रख दिया, यहाँ पर रख दिया। तो पहला किरण जो है वो हम कैसे ले जा रहे हैं, मुख अक्ष के समांतर ले जा रहे हैं। तो जो किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से होती हुई निकलेगी। तो ये किरण परावर्तन के पश्चात कहां से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। और दूसरी किरण क्या करते हैं, वापस हम फोकस से ले जाते हैं। दूसरी किरण जो है उसको फोकस से ले जाते हैं। तो परावर्तन के पश्चात ये कैसे हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो ये फोकस से जा रहा है, तो फोकस से जाएगा तो जब परावर्तक सतह पर पड़ेगा तो परावर्तन के पश्चात ये हमारा कैसा हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। मुख अक्ष के समांतर हो गया। अब दोनों किरणें जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वही तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। यानी कि ये हमारा प्रतिबिंब होगा। अब देखो प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पे हमें लिखना है, प्रकृति लिखनी है। ठीक, यहाँ पे हमें प्रकृति लिखनी है। सबसे पहला चीज क्या वास्तविक है, हाँ वास्तविक है, क्योंकि दोनों क्या मिले, वास्तव में मिलती हैं दोनों किरणें। या ऐसे बोलो कि कहाँ है, दर्पण के बाईं तरफ है, तो ये हमारी कैसी हो जाएंगी, वास्तविक किरणें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज कहाँ बन रहा, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, तो जाहिर सी बात है देखने में लग रहा है ये किधर बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वास्तविक बन रहा है और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या लिखनी है कि कहाँ पे बन रहा है। देखो अब ये अनंत और सी के बीच में बन रहा है, तो हम लिखेंगे कि अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में कहीं पर भी बनेगा। अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में कहीं पर बनेगा। ये वक्रता केंद्र सी हो गया, इधर हमारा अनंत हो जाएगा। तो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में कहीं पर जाकर ये बनेगा। तीसरा हमें क्या लिखना है कि वस्तु से कैसा है। अब देखो देखने में लग रहा है ये वस्तु इतना बड़ा है, ये प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा है, तो वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब जो बन रहा है ये हमारा वस्तु से कैसा बन
रहा है, बड़ा बन रहा है। तो देखो इसमें जरूरी नहीं है, देखो हम एक कॉमन चीज लेकर चल रहे हैं कि जो पहला केस था उसको छोड़कर उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा जो किया है, एक किरण को हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर रखते हैं। ये चीज तो हमेशा तुम करना, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर रखना। दूसरी किरण को हम फोकस से ले जाते हैं, तुम फोकस से मत ले जाओ, तुम कहां से ले जाओ, वक्रता केंद्र से ले जाओ, पीछे आके मिलाओगे तब भी हमें वही चीज मिलेगा। तुम पोल पे ले जाओ तो पोल पे जितने डिग्री का कोण मिलेगा उतनी डिग्री का इधर लाके मिलाओगे तो हमें क्या मिलेगा, वापस वही चीज मिल जाएगा। इसमें करके देख भी लेते हैं कि अगर हम इसको मान लो पोल पर ले जा रहे हैं, पोल पे गिराते हैं, तो पोल पे गिराने के बाद जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो फिर क्या मिल रहा है, वही चीज हमें मिल रहा है जो हम इसको पोल पे लेके गिरा रहे हैं। तो देखो कहां पे मिल रहा है, वापस आके उसी बिंदु पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि तुम जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करो, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि एक पोल से लेकर चले जाओ, सेम उसी तरीके से यहाँ भी कर सकते हो कि एक पोल से ले जाओगे तो उतनी डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जैसे बन रहा है सी पर ही बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सबसे इजी वे होता है करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। पांचवा केस अब क्या करते हैं कि जब वस्तु, पांचवें केस पे जब वस्तु पिछली बार कहा था, वक्रता केंद्र और सी के बीच में था। वस्तु को हमने कहा रखा था, वक्रता केंद्र तथा एफ के बीच में, वक्रता केंद्र तथा एफ के बीच में रखा था। तो अब की बार रखते हैं जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, एफ पर हो, वस्तु को फोकस पर ही उठाकर हम रख देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, इतनी ही दूरी अंदाजन हमने यहाँ पे काट लिया, ये हमारा सी हो गया। आप पट्टी प्रकार से बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट बहुत सुंदर सा ग्राफ बनता है। ठीक है, अब की बार हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, एफ पे रखते हैं। तो ये लो हमने वस्तु को कहाँ पर रख लिया, एफ पर ही उठाकर वस्तु को हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, तो पहली किरण हम कैसे ले जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से निकलेगा, फोकस से होता हुआ निकलेगा। ये किरण फोकस से होता हुआ ये हमारा निकल जाएगा। अब दूसरी किरण हम कहां से ले जाए, अब दूसरी किरण फोकस से तो ले नहीं जा सकते हैं, तो अब की बार क्या करते हैं, दूसरी किरण जो है उसको पोल पे ले जाते हैं। जब किरण को हम पोल से ले जाएंगे तो जितना एंगल बनाएगा यहाँ आपतित किरण, उतना ही एंगल से परावर्तित किरण क्या होगा, नीचे की तरफ निकल जाएगा। इस तरीके से हमारा निकल जाएगा ये। अच्छा, इसमें एक और भी कर सकते हो कि इसको हम कहां से ले जाए, वक्रता केंद्र से ले जाते हैं। चलो हम इसको, इस किरण को कहां से पास कराते हैं, वक्रता केंद्र से पास कराते हैं। तो जब किरण वक्रता केंद्र से जाएगा तो वापस उसी माध्यम में क्या होगा, उसी रेखा पे लौट आएगा। तो ये देखो पीछे की तरफ इसी तरफ लौट आया। तो अब जरा देखो कि ये हमारी जो दोनों रेखाएं, क्या ये दोनों रेखाएं समांतर दिख रही हैं, क्या दोनों रेखाएं जो है, देखो दोनों रेखाएं हमारी समांतर दिख रही हैं, क्या ये कभी जाकर आगे मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। और पीछे अगर ले जाएंगे तो पीछे भी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं, अगर मान लो पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि समांतर कब होती है रेखाएं, कब रेखाएं बराबर होती है। एक बार जल्दी से देख लें, यहाँ पे अगर दो रेखाएं समांतर हैं यानी कि इनके बीच का कोण हमारा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इनको जहां तक मन गया वहां तक तुम बढ़ाते लेकर चले जाओ, कहीं भी ये हमारा जाके आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये कुछ मिल गई तो हम इनके बीच के कुछ एंगल बन जाएगा, तब वो दोनों रेखाएं हमारी समांतर रह जाएंगी। जैसे अगर देख लो ये एक रेखा ये है और दूसरी रेखा आगे तक तो गई समांतर थी, ये तो हमारी समांतर चली, लेकिन ये कुछ एंगल पर मुड़ गई। तो अब देखो क्या इन दोनों के बीच का कोण हमारा 0 डिग्री हुआ। या ऐसे भी कह सकते हो कि अगर समांतर रेखा है तो हर स्थान पे उनके बीच की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। देखो यहाँ पे तो दूरी बराबर है, यहाँ पे तो दूरी बराबर है, तो यहाँ पे दूरी ये दूरी आपस में बराबर है, नहीं है, तो कहेंगे दोनों रेखाएं हमारी समांतर नहीं है। तो अब इसकी हमें प्रकृति लिखनी है, तो प्रकृति लिखते समय सबसे पहले हमें लिखना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब देखो प्रतिबिंब तो कहीं आगे जाकर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक ही बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अब देखो यहाँ पे उल्टा सीधा नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। किताबों में भी उल्टा लिखा हुआ मिलेगा, कुछ किताबों में केवल वास्तविक लिखा हुआ मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के बाईं तरफ बनता है तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, वास्तविक है और कैसा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, अगर उल्टा लिख भी दो तो भी वो गलत हमारा नहीं है। कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। दूसरा जो हमें बताना है कि वस्तु कहाँ पे बन रहा है। देखो कहाँ पे बन रहा है, कहीं अनंत पे जाके बनेगा, तो ये हमारा वस्तु कहाँ पे बन रहा है, अनंत पर बनता है। ठीक,
तीसरी चीज हमें लिखना है कि वस्तु जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा या बड़ा। अब देखो प्रतिबिंब हमारा वस्तु इतना बड़ा है, ये कहीं जाकर दूर बनेगा अनंत पे, तो पता नहीं कहाँ बनेगा, कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अनंत पर बनेगा। और यह अनंत पर बनेगा या ऐसे लिख लो कि वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच में बनेगा। ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि वक्रता केंद्र सी तथा एफ के बीच, नहीं सी तथा नहीं, अनंत तथा सी के बीच में लिखो, अनंत तथा सी के बीच कहीं पर जाकर ये बनेगा। अनंत तथा इधर अनंत इंफानाइट हो जाएगा, इधर सी के बीच में कहीं पर आकर ये हमारा बनेगा। ठीक है, अगला केस और लास्ट केस जो हमारा, लास्ट केस हमारा ये है कि जब वस्तु एफ पे हो गया। अब की बार क्या करते हैं, जो आखिरी केस है छठा केस, कि जब वस्तु एफ तथा ध्रुव यानी कि पोल के बीच में हो। वस्तु को हम कहा देते हैं ध्रुव तथा एफ के बीच में हम वस्तु को रखते हैं। तो अब देखो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक, अवतल दर्पण बन गया। ये हमारा मुख अक्ष हो गया। यहाँ पे हमारा कुछ फोकस आ जाएगा, लगभग लमसम में इतनी ही दूरी हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, वक्रता के लगभग दूरी बराबर होनी चाहिए, तो हम अंदाजा ले लेते हैं, आप ले लीजिएगा बराबर। वस्तु को कहाँ रखना है, एफ तथा पी के बीच में। तो वस्तु को हम कुछ यहाँ पर उठाकर रखते हैं, कहीं भी रखो, चाहे यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहली किरण को हम कहा ले आते हैं मुख अक्ष के समांतर। तो जब मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होता हुआ जाएगा, फोकस से होता हुआ निकलेगा। ये किरण जो होगा वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगा, फोकस से आके निकलेगा। ठीक, अब दूसरी किरण ले जानी है। दूसरी किरण या तो वक्रता केंद्र से ले लो या तो पोल पे ले लो। तो हमारा आसान पोल पे दिख रहा, चलो हम पोल पे गिरा देते हैं। ये किरण पोल पे गिरा और उतने ही एंगल का बनाता हुआ इस तरीके से आ रहा है। तो अब देखो जो किरण पोल पे गिरा है, अब देखो ये दोनों किरणें क्या फैलती हुई कुछ इस तरीके से नजर आ रही है कि ये दोनों किरणें जो हैं, ये दोनों किरणें हमारी ऐसे फैलती हुई जा रही हैं। तो जब ये दोनों किरणें फैलती हुई जा रही है तो इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, देखो उसी डायरेक्शन में इनको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देते हैं। पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो जहां पे कट करेंगे वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो अब देखो हमारा जो प्रकृति लिखनी है, तो प्रकृति लिखते समय सबसे पहला चीज हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। अब देखो क्या ये वास्तव में मिल रही हैं, ये आगे तो अनंत तक बढ़ती हुई चली जा रही है और किरणें ऐसे दोनों फैलती हुई जा रही है, तो कभी मिलेंगी कभी नहीं। तो पीछे हमने इमेजिन किया है कि पीछे अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये जाके कटेंगे। तो अब प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, वास्तविक तो बन नहीं रहा है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। ठीक, आभासी बन रहा है और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। दूसरी चीज लिखना है कहां पे बन रहा है, कहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ध्रुव के पीछे बनता है। ध्रुव यानी कि पोल के पीछे, ध्रुव यानी कि पोल के प्रतिबिंब जो होगा वो पोल के पीछे बनेगा। और क्या वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो देखने में लग रहा है वस्तु इतना है, ये प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा हो गया। तो वस्तु से कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। अब देखो एग्जाम में जो मोस्टली पूछा जाता है यही छठा वाला केस, ठीक, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब हमारे छइयों बनते हैं, 6 प्रतिबिंब, उसमें से केवल एक आखिरी वाला होता है कि जब हम वस्तु को F तथा P के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे जाके बनता है। और कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। बाकी जितने केस थे सारे केसों में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। हमेशा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जब हम वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं तभी हमारा प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, अब इसका जो समरी था एक लाइन में, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए। कोई हमारा एक अवतल दर्पण है, ये हमारा कोई एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा मुख अक्ष हो गया, ये P हो गया, ये मान लो ये हमारा F हो गया और ये हमारा यहाँ पे
सी हो गया। ये जो है ये हमारा सी हो गया। ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया। अब जरा पहले से स्टार्ट करते हैं कि जब वस्तु को हमने कहाँ रखा था, अनंत पे रखा था, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बना था, फोकस पे आके बना था, एकदम पॉइंट साइज का, बिंदु साइज का हमारा प्रतिबिंब बना था। अब देखो, जब हमने वस्तु को वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना था, यहाँ आके बना था। और वस्तु से कैसा था, छोटा था। यानी कि अनंत से वस्तु को जैसे जैसे हम दर्पण की तरफ लेके जाते हैं, जो प्रतिबिंब होती है वो दर्पण से अनंत की तरफ भागती हुई चली जाती है। देखो अभी हम वस्तु को इधर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा किधर जाएगा, इधर की तरफ भागता हुआ जाएगा। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर ही रखे थे तो प्रतिबिंब वापस हमें कहां पर आकर मिला था, प्रतिबिंब जो मिला था वापस हमें सी पर आकर ही मिला था। और साइज में ये आपस में क्या थे, बराबर थे। ठीक है, आप पेज पलट के देखो, इसको एक बना लो सिंपल सा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, जब वस्तु को हमने सी और एफ के बीच में रखा, जब सी और एफ के बीच में रखा तो अब क्या हुआ कि अब वस्तु जो हुआ, अब वस्तु को हमने दर्पण की तरफ ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब किधर भागेगा, दर्पण से दूर भागेगा। तो प्रतिबिंब कहां पे बना था, अनंत और सी के बीच में बना था। और वस्तु से साइज में कैसा बना था, बड़ा बना था। ठीक, जब वस्तु को हम वापस उठा के कहां पे रख दिए थे, एफ पे रख दिए थे, तो हमारा प्रतिबिंब कहां पे बना था, कहीं यहाँ अनंत पे आके बना था और बहुत ही बड़ा बना था। और सारे केस में देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा, उल्टा बन रहा। जैसे जैसे हम प्रतिबिंब दर्पण की तरफ जाते हैं, वस्तु को ले जाते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण से दूर हटता हुआ चला जाता है। और जब वस्तु को हम वक्रता के जब वस्तु को हम पोल यानी ध्रुव और एफ के बीच में रखते हैं तो एक केस में वस्तु हमारा किधर बनता है, पीछे की तरफ बनता है, ये आभासी होता है। और वस्तु से कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये पूरी एक समरी है, एक दो बार आप इसको खुद बनाइएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस से बनता है, बिंदु साइज का बनता है। जब हम जैसे जैसे खसकाते हैं, यानी अनंत और सी के बीच में लेके आए तो प्रतिबिंब कहाँ पे आ गया, सी और एफ के बीच में आ गया। जब हम वस्तु को एफ सी पर रखे तो प्रतिबिंब हमारा कहां पे बना, सी पर ही बना। जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखे तो अब प्रतिबिंब जो होगा थोड़ा सा इधर खसकेगा तो अनंत और सी के बीच में आ गया। जब हम वस्तु को एफ पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। और लास्ट वाला केस स्पेशल मान के इसको याद रखना कि जब हम वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है और कहां बनता है, पीछे की तरफ बनता है। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा यहां से कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। अब आगे हम पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन कैसे करेंगे, जो हमारा 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f था। हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ ऑफ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये बहुत फेमस फार्मूला है, बहुत लोग जानते भी होंगे। इसको हमें प्रूफ करना है और हम इसको प्रूफ करेंगे अवतल दर्पण द्वारा। इसको हम प्रूफ करेंगे अवतल दर्पण द्वारा, क्योंकि अवतल दर्पण हम पढ़ चुके हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा इस प्रूफ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे ये प्रूफ होता है। तो यहाँ पर एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। बीच में लेते हैं कि ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक, ये P हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा F है, तो इतनी ही दूरी पर यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा C है। तो प्रतिबिंब को हम कुछ यहाँ पर रखते हैं। दूसरा वाला केस था, दूसरा वाला केस याद करो, उसी दूसरे वाले केस को लेकर चलते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अनंत और वक्रता केस C के बीच में प्रतिबिंब को रखते हैं। तो पहली किरण जो है वो तो हम कैसे ले जाएंगे, मुखच के समांतर ले जाएंगे। तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होती हुई जाएगी। परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। और दूसरी किरण जो है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे उठा कर रख देते हैं। दूसरी किरण जो है उसको हम ले जाते हैं फोकस से, यहाँ से फोकस से ले जाते हैं। जब फोकस से ले जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाएगा, मुखच के समांतर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा वाला किरण था, ये दूसरा किरण था, ये हमने ले गए थे, फोकस से लेकर गए थे। तो परावर्तन के पश्चात ये कैसे हो गया, मुखच के समांतर हो गया। ये किरण आया यहाँ से और परावर्तन के पश्चात ये कैसे हो गया, मुखच के समांतर। अब देखो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। अब जरा उस वाले केस को भी देख लो, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था, प्रतिबिंब जो बन रहा था वो हमारा कैसे बन रहा था,
सी और वक्रता के सी और एफ के बीच में बनता था। ठीक है, अब इसको जरा नाम देते हैं प्रतिबिंब है तो इसको आई नाम दे देते हैं, यहाँ पे जी कर देते हैं, ए कर देते हैं, ये वस्तु है तो ओ हो जाएगा, यहाँ पे बी कर देते हैं और यहाँ पे सी तो है ये पहले से, तो इसको नाम क्या दे देते हैं, ये जो है हमारा डी। अब इसको प्रूफ करते हैं तो पहले कुछ चीज लिख लेते हैं कि P से F की जो दूरी है, PF जो है ये हमारा क्या है, फोकस दूरी है। PF जो है ये हमारी फोकस दूरी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। P से लेकर F तक की दूरी को, जो हमारा P से लेकर G तक की दूरी है, जो हमारा PG की दूरी है, PG ये होती है हमारी प्रतिबिंब में आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी, ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे V से, स्मॉल v से, और P से लेकर A तक की दूरी जो हो जाएगी ये यहाँ पे जो आएगा PA ये हो जाएगा हमारा वस्तु की दूरी, ये होगा हमारा वस्तु की दूरी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है सबको, कुछ नया काम नहीं किया है, बस यहाँ पे P से लेकर F तक की दूरी फोकस दूरी, P से लेकर G तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, P से लेकर A तक की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम दो त्रिभुज सबसे पहले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं कि OAF में ट्रायंगल OAF तथा दूसरा ट्रायंगल जो लेते हैं वो दूसरा ट्रायंगल है। अब देखो जहां पे एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो बिंदु B जो होता है वो बिंदु P के बहुत ही नजदीक होता है, ये पहले वाले लेक्चर में भी हमने बताया था कि बिंदु B जो होगा ये P के बहुत ही नजदीक होता है, तो D भी कहाँ जाएगा, नजदीक में आ जाएगा, तो ये लगभग एक तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की तरह हम इसको मान सकते हैं कि ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज बन जा रहा है, त्रिभुज हमारा कौन सा बना, अब ये P पॉइंट है यहाँ पे आ गया है, ये P पॉइंट है ये, अब इसको मेरे को चाहो तो दर्पण को थोड़ा सा और आगे इस तरह खींचते हुए लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा और करीब आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत करीब होता है तो इसको नजदीक मान लेते हैं, तो यही पॉइंट जो है यही पॉइंट हमारा क्या है, P के बराबर है। जो किताबों में बना होगा बहुत लोग ऐसे बनाते होंगे, ये वाला दर्पण यहाँ से हम खींच के नजदीक से बनाते हैं ताकि ये दोनों दर्पण और ये P और ये पॉइंट दोनों क्या मिल जाए, लगभग एक ही तरीके के पॉइंट ये लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, जब ये वाला त्रिभुज लिए हैं OAF में ये वाला त्रिभुज लिया है तो इसके सामने वाला त्रिभुज जो है ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज हमने ये त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा DPF में, त्रिभुज DPF में, ये दो त्रिभुज हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट तुम्हें देखना है कि 10th वाले बच्चे, अभी आप 10th में आगे जाके पढ़ोगे समरूपता, इसको नोट कर लेना कि समरूपता, अगर कोई दो त्रिभुज है, अगर मान लो एक त्रिभुज हमारा ये है, एक त्रिभुज है AB और C, और दूसरा त्रिभुज जो है वो त्रिभुज है हमारा PQ और R, ये हमारे दो त्रिभुज है। अगर ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, अगर हम ये कह रहे हैं कि दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी कंडीशन बच्चों ये होती है कि उनकी संगत कोण जो होंगे ये संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। इसके संगत कोण ये और C के संगत कोण क्या होगा, ये R होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं यदि एंगल A बराबर एंगल P हो जाए, एंगल B बराबर एंगल Q हो जाए और एंगल C जो हो जाए वो एंगल R के बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज हमारा जो है ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये PQR के त्रिभुज कैसा है, समरूप त्रिभुज है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। जैसे AB के संगत भुजा क्या हो जाएगी, PQ हो जाएगा, तो AB डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, PQ, बराबर का BC के संगत भुजा QR, तो यहाँ पे हो जाएगा BC, ये दूसरी भुजा हो जाएगा BC डिवाइड बाई QR, और तो तीसरा जो संगत भुजा है AC के संगत है PR, तो यहाँ से हमारा तीसरा निकल जाएगा, ये हो जाएगा AC डिवाइड बाई PR। अब देखो यहाँ पे अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनकी संगत भुजा का अनुपात यानी AB के संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, PQ हो जाएगा, BC के संगत भुजा क्या होगी, QR होगा, और AC के संगत भुजा क्या हो जाएगी, PR हो जाएगा। इनका अनुपात जो होगा आपस में बराबर होगा। क्या इसका उल्टा भी लेकर चल सकते हैं कि यदि इसके कोई भी त्रिभुज दिया है उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, ये समरूपता की कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे हम, इसलिए हमने छोटा सा बता दिया है। बाकी जब आप मैथ पढ़ोगे तो मैथ में पूरा समरूपता का एक चैप्टर है। ठीक है,
इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। इस चीज को याद रखना, यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, नोट कर लिया, बहुत अच्छे, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों त्रिभुज में, अब इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है, तो समरूप दिखाने के लिए देखो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारे 90 डिग्री हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल OAF जो होगा, एंगल OAF ये बराबर होगा एंगल DPF के, एंगल DPF के। और दोनों कैसे बराबर होंगे, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री है। अब एक चीज और देखो, ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से देखो ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि यदि कोई दो कोण है, इस तरीके से कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके सम्मुख ये कोण जो होते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये कैसे बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये एंगल होगा AFO या एंगल OFA ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एंगल ये होगा DFP के, एंगल DFP के। और ये दोनों कैसे बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से, ये दोनों हमारे बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर होंगे। अब एक चीज और पता होगा कि अगर कोई ट्रायंगल के, कोई त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण क्या होता है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। यानी कि ये 90 बराबर है, ये कोण बराबर है, तो ये कोण जो होगा इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिभुज OAF जो होगा ये समरूप होगा त्रिभुज DPF के। और ये कैसे होगा, एंगल एंगल एंगल, भुजा 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 से इसको हम समरूप कर सकते हैं। अब देखो समरूपता वाली कंडीशन लगाओ, अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो यहाँ से OA के संगत 90 बन रहा है, तो यहाँ OA के संगत क्या हो जाएगा, DP हो जाएगा, या AO लिख लो या OA लिख लो। तो अगर OA के संगत यहाँ पे OA के संगत भुजा क्या आ जाएगा, PD आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, PD हो जाएगा, ठीक। संगत भुजा बराबर होगी। दूसरी संगत भुजा देखो AF जो होगा ये बराबर हो किसके, PF के बराबर हो जाएगा, ये हमारा AF जो होगा वो PF के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे याद रखना कि जो OA है ये हमारे है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम लिखते हैं H0 से। और जो हमारा GI है, GI या IG बोल दो, ये है, ये हमारी है प्रतिबिंब की लंबाई, ये जो है ये हमारा है प्रतिबिंब की लंबाई, या ऊंचाई बोल दो, जिसको HI से लिखते हैं कि इमेज की हाइट और ये ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो OA जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा HO डिवाइड बाई HI बराबर का AF। अब जरा AF निकालो, तो AF तो हमें यहाँ से पता नहीं है तो उसको रहने देते हैं। नीचे PF है, PF को हम क्या लेते हैं, फोकस दूरी, इसको फोकस दूरी लेते हैं। अब यहाँ से AF का मान निकालो, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AF प्लस का FP या PF लिख लो यहाँ से। अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो AF प्लस का PF, ये देखो A से लेकर F तक की दूरी और F से लेकर P तक की दूरी, यानी AF प्लस का PF ये दोनों बराबर किसको हो जाएगा, AP या PA के बराबर हो जाएगा, ये हमारा PA के बराबर हो जाएगा, ठीक। हमें चाहिए का यहाँ से AF का, हमें AF का मान चाहिए तो PF को उधर ले आते हैं, तो AF बराबर निकल जाएगा PA माइनस का PF निकल जाएगा, तो AF बराबर आ जाएगा PA। देखो PA का मान कितना है, वस्तु की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वस्तु की दूरी, ये क्या U हो जाएगा, U माइनस A। PF हमारा क्या, फोकस दूरी, इसको F से लिख देंगे, उठाकर यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये मिल जाएगा U माइनस F। इसको मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा है, फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ से इतना क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अब की बार ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, यहाँ से ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये लेते हैं, दूसरा एक लाल से कर देते हैं इसको, एक ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ से ये वाला ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल ये मिल जा रहा है और दूसरा ट्रायंगल जो है, दूसरा ट्रायंगल कहाँ जा रहा है, सीधा आया यहाँ पे, ये ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बन गया। तो देखो दो ट्रायंगल है यहाँ पे, एक ट्रायंगल तो हम ले लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज, देखो कौन सा त्रिभुज ले, त्रिभुज IGF तथा
त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा ऊपर मिल रहा है त्रिभुज, ये त्रिभुज कौन सा है, यहाँ पे हमारा त्रिभुज है PBF, ये हो जाएगा PBF। इसको भी हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप सिद्ध करने के लिए यहाँ पर भी देखो वही कंडीशन बन रही है, ये हमारा कोण कितना है 90 और ये कितना है 90, यानी कि IGF जो होगा, एंगल IGF ये बराबर होगा एंगल BPF के, एंगल BPF के। दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री है। वापस आ जाओ, ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। देखो एक रेखा इधर जा रहा है, एक रेखा इधर जा रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिख सकते हैं यहाँ से कि F, या ऐसे लिख लो कि GFI या IFG लिख लो यहाँ से, IFG एंगल IFG ये बराबर हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ से लेते हैं PFB से, एंगल PFB, और ये कैसे कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये दोनों जो हो जाएंगे हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये तीसरा कोण जो होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल IGF समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PBF के। अगर ये समरूप है तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो वापस हम संगत भुजा का अनुपात क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। ठीक है, जगह का है थोड़ा सा इसको मिटाना में रफ करना है, ये वाला आप नोट कर लीजिए इतना, इसको नीचे से ऊपर रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ पे देखते हैं IGF। अब संगत भुजा देखो यहाँ पे, एक हमारा एक 90 वाला ले लो कि IG ये, या यहाँ से ले लो ऊपर से कि हमारा PB जो होगा, PB एक भुजा और दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, IG हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा PB डिवाइड बाई IG, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। दूसरा भुजा कौन सा ले लो, यहाँ से ले लो कि PF डिवाइड बाई FG, PF डिवाइड बाई FG हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई ना कैसे किया, इसको मैं बाहर बना दे रहा हूँ। यहाँ देख लो कि एक त्रिभुज हमारा ऐसे है, एक त्रिभुज यहाँ पे है, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, और दूसरा वाला त्रिभुज जो बन रहा है वो दूसरा त्रिभुज हमारा कुछ यहाँ पे ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये त्रिभुज हमारा IGF है, IGF है, और ये वाला त्रिभुज जो है यहाँ से ये PFB, ये है PFB। ठीक है, यही दोनों है। अब देखो इस वाले को मैं ऊपर उठा के कर दे रहा हूँ, इस वाले को ऐसे कर दे रहा हूँ कि यहाँ से ये हमारा आई हो जाएगा। अब देखो दोनों त्रिभुज मिल गया आसानी से, ये 90-90 वाला भुजा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये दोनों भुजा समरूप हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सॉरी समरूप बोल रहा हूँ, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप है। तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा का, इस भुजा का अनुपात इससे, और इस भुजा का अनुपात इससे हो जाएगा। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, देखो अब यहाँ से देखो हमारा जो PB है, जो हमारा PB है, यही तो हमारा OA के बराबर है। तो इसको ये हम PB लिखे चाहे OA लिखे, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई, और जो हमारा यहाँ पे IG है वही तो हमारा क्या है, PD है, यानी वस्तु की ऊंचाई है। तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा, PB का मान कितना होगा, जो PB का मान होगा ये OA का मान होगा, तो HO हो जाएगा। जो IG का मान होगा वही PD का मान होगा। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा HI के बराबर निकल जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा हमारा HI के बराबर। देखो ये हमारा जो हमारा PB होगा वही हमारा क्या होगा, OA होगा, तो H0 हो जाएगा। जो हमारा IG होगा वही हमारा PD होगा, तो ये क्या निकल जाएगा, HI निकल जाएगा हमारा, यहाँ से निकल जाएगा ये हमारा HI के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ PF, हमारा PF क्या है, फोकस दूरी, ये तो F के बराबर हो जाएगा। FG हमें निकालना है, तो FG तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि FG या GF, इसको ऐसे लिख लो कि GF लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, भुजा है ये। तो GF प्लस का PF, यहाँ से लिख सकते हो कि GF प्लस का PF, ये बराबर करके हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ से GF या GF, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको टोटल क्या लिख सकते हैं, PG के बराबर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, PG हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, GF चाहिए, तो इस GF को रहने दो, PF को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा GF बराबर,
जी एफ बराबर पी जी माइनस का पी एफ हो जाएगा। पी जी का मान हमें पता है, देखो पी जी का मान प्रतिबिंब की दूरी ये होता है v माइनस पी एफ का मान फोकस दूरी f होता है, तो यहाँ से जी एफ का मान हमारा इतना निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा v माइनस का ये मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और जगह की जरूरत है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। केवल समीकरण 1 और समीकरण 2 की हमें जरूरत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो f डिवाइड बाई v माइनस का f बराबर का u माइनस का f डिवाइड बाई f के बराबर होगा। ठीक है, अब समीकरण की जरूरत नहीं है, मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, और सेकंड नोट कर लीजिएगा। अब तिरिया गुणा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हो जाएगा हमारा f स्क्वायर निकल जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा हमारा, इसका गुणा होगा v माइनस एफ का गुणा होगा u माइनस एफ में, तो ये बनेगा f स्क्वायर, v का गुणा u में ये हो जाएगा uv, ये हमारा u है। ठीक, v का गुणा f में तो बन जाएगा माइनस का vf, f का गुणा u में तो माइनस का बन जाएगा uf, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का f स्क्वायर। अब यहाँ से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं यहाँ से कि u v को चाहे इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा vf प्लस का uf डिवाइड बराबर का uv। अब दोनों पक्षों में uvf से भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में uvf से भाग देते हुए हैं, तो ये बन जाएगा vf डिवाइड बाई uvf प्लस का uf डिवाइड बाई uvf बराबर का uv डिवाइड बाई uvf। ठीक है, देखो vf से vf कटा, uf से uf कटा, uv से uv कटा, तो हमारा क्या बचा, यहाँ से बचा 1 बाई u, ये हो जाएगा 1 बाई u प्लस का यहाँ से बचा 1 बाई v, तो ये हो जाएगा 1 बाई v, और बराबर का क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई f के बराबर। यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना था अवतल दर्पण द्वारा। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला प्रूव हो जाता है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखना है। एक तो समरूपता वाला कि 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, वो वाली कंडीशन याद रखनी है कि 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाए, या तो उनके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, तब दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। या इसका उल्टा भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा जल्दी से बता दे रहा हूँ कि अगर एक त्रिभुज हमारा ये है ए बी सी, और ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज हमारा जो दिया हुआ है, ये त्रिभुज हमारा जो बन रहा है, ये हमारा है पी क्यू आर। 2 त्रिभुज समरूप तभी होंगे यदि एंगल ए जो है ये बराबर हो जाए बी के, इसके संगत है बी हो जाए क्यू के, और हमारा जो सी है ये बराबर हो जाए आर के। तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर क्या हो जाए, एंगल आर के। तब तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज हमारा कैसा है, समरूप है। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसकी संगत भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। इनकी संगत भुजा का अनुपात जो होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संगत भुजा जरा देख लेते हैं कि ए बी के संगत क्या होगा, पी क्यू होगा। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू बराबर का बी सी के संगत क्या होगा, क्यू आर, तो हो जाएगा बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। और यहाँ पे ए सी के संगत क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो ए सी डिवाइड बाई पी आर, तो ये हो जाएगा पी आर के बराबर। ये वाला तरीका हमने यहाँ पे लगा दिया है। और एक नई चीज यहाँ पे आया था कि ये दोनों यहाँ से देखो, ये दर्पण ऐसे हम लोग बना चुके होंगे ना, उसको थोड़ा सा मैं रफ करके सही से बना देता हूँ। सही का ये भी सही है, कुछ लोग इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके यहाँ से लाकर ये ऐसे मिलाएंगे, और फिर कहेंगे कि ये बिंदु बहुत करीब होते हैं, यानी कि ये पूरा क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात यही हो जाएगी। हमें कॉन्सेप्ट वही समझना है कि बिंदु बी जो होता है बिंदु पी के अत्यंत निकट होता है, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, स्ट्रेट लाइन के तरीके से मान लेते हैं, और हमारा इस तरीके से पूरा फार्मूला ड्राइव हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग पूरा। और इसको एक बार दोबारा आप करिएगा, फिर से एक बार खुद से करिएगा, देखिएगा नहीं होगा फिर से वीडियो देखिएगा, फिर से करिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, हम दोबारा इसको अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे। वैसे कोई भी बहुत ज्यादा टफ तो नहीं। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हमारा वो है कि अवतल दर्पण द्वारा देख लिए। अब उत्तल दर्पण द्वारा देखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब हम यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब देख लिए हैं, उसका फार्मूला भी प्रूव कर चुके हैं कि कैसे प्रूव होता है। अब उत्तल दर्पण द्वारा देखते हैं कि कैसे बनता है। तो जैसे हम अवतल दर्पण में 4 रूल याद रखे थे, उसी तरीके से हम उत्तल दर्पण में भी यहाँ पे 4 रूल याद रखेंगे। उस 4 रूल की सहायता से आसानी से निकालेंगे। सारी चीजें वही है, बस यहाँ पे अवतल की जगह पे क्या आ जाएगा, उत्तल आ जाएगा। अब जरा याद करो कि अगर कोई एक अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, कैसा होता है, भरा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारा P है, यहाँ पे कहीं पे हमारा F होगा और यहाँ पे हमारा कहीं पे ये C मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई किरण जो है अगर मुख अक्ष के समांतर आ रही है, अगर कोई भी किरण होगी वो मुख अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। लेकिन अब तो ये वापस फोकस पे तो आ नहीं रही है। हम तो क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं तब ये हमें कहाँ पे मिलती है, ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस पे आकर ये मिल रही है। अगर यहाँ से कोई एक किरण है, ये मुख अक्ष के समांतर आ रही है, तो जब इसको परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। जाएगा नहीं, उत्तल दर्पण में ही होगा, जाएगा नहीं, यहाँ से तो परावर्तित होकर निकल जाएगा। जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि ये कहाँ से जा रहा है, फोकस से होता हुआ जा रहा है। ये पहला नियम वही वाला सारा नियम है, बस इसको हमें कहाँ पे लगाना है, अब की बार उत्तल दर्पण में लगाना है, ठीक। दूसरा हमारा एक उत्तल दर्पण, जरा फिर से एक बार बोलो कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, या धसे हुए भाग पर क्या की होती है, कलई की हुई होती है। ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे F हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई है यहाँ पे। अब दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई किरण फोकस से होकर जाती है, अब कोई किरण क्या है, फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई किरण, मान लो एक किरण यहाँ से आई है, ये फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये कैसा हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई भी किरण है वो फोकस से होकर जा रही है, ये फोकस से जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो कैसी हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम वही वाला सारा नियम है, बस यहाँ पे उत्तल का लगाना है। तीसरा नियम हमारा क्या था कि यदि कोई ये अवतल दर्पण, जरा कहानी याद करो, अवतल दर्पण वाले में क्या था कि अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो वो कहाँ से आएगा, वापस लौट आएगा। तो ये हमने बना लिया एक उत्तल दर्पण, ये P हो गया, ये F हो गया और ये हमारा क्या हो गया, C हो गया। तो अब यहाँ भी वही चीज है कि यदि कोई किरण ऐसी है जो किरण वक्रता केंद्र पे जा रही है, वक्रता केंद्र पर जा रही है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर जाएगी तो जैसे वो जाएगी उसी तरीके से उसी रास्ते पे क्या होगी, वापस लौट जाएगी। अगर वक्रता केंद्र पर जाती है तो वापस क्या होगी, लौट जाएगी, ठीक है। अगला जो चौथा वाला केस था, जरा चौथा वाला केस बिना कॉपी पलटे एक बार याद करो कि उत्तल अवतल दर्पण में क्या था। अगर अवतल दर्पण कहेंगे तो परावर्तक सतह कैसा होगा, धसा हुआ होगा। यहाँ पे हम उत्तल दर्पण बना रहे हैं, इसलिए परावर्तक सतह जो होगा वो हमारा कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। चौथा केस आपको जब पोल पे आके टकराता था, याद आया नहीं, एक मिनट देखो, ये हमारा पोल होता था, यहाँ पे आया, यहाँ पे टकरा के इस तरीके से निकल जाता था। तो अब यहाँ पर भी वही चीज होगा कि अगर पोल पे आके टकराएगा, अगर टकराने के साथ यहाँ से एंगल आई बना रहा है तो वापस जो निकलेगा तो यहाँ पे उतना ही एंगल, अगर ये मान लो आर बना रहा है तो एंगल आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। ये 4 नियम हमें याद रखने हैं। ये चारों नियम याद रखेंगे, आसानी से हमारा उत्तल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। इसमें केवल 2 ही केस होते हैं, ज्यादा केस होता नहीं है। ये 4 रूल याद रखो, उसके बाद हम देखते हैं कैसे हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, आप नोट हो गया। वही पुराने नियम, पुराने कायदे, पुराने कानून से काटते हुए आगे बढ़ना है, धीरे धीरे चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि सबसे पहला केस ये बनता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पे होती है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे हम बना लिए, ये हमारा बन गया कौन सा, अवतल दर्पण ना, नहीं रे, उत्तल दर्पण। ये हमारा बना P, ये हो जाएगा हमारा F और ये हो जाएगा यहाँ पे मान लिया हमने C।
अब यहाँ पे जब हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, तो मान लो यहाँ पे कहीं पे हमारी ये वस्तु क्या हुई है, रखी हुई है। तो जब हम मुख अक्ष के समांतर किरण ले जाएंगे, कोई भी किरण यदि मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से निकलेगी, रे फोकस से होती हुई निकलेगी, यहाँ से फोकस से होती हुई जा रही है। ये एक्चुअल में जा नहीं रही है, यहीं से परावर्तित हो जाती है, लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पे आती है, फोकस पे आकर मिलती है। अब हमें दो किरण की आवश्यकता होती है, तो चलो एक किरण क्या करते हैं, यहाँ से याद है ना कि प्रतिबिंब बनाते समय दो किरण की आवश्यकता होती है कम से कम, तो हमने एक किरण यहाँ से ले लिया। अब ये जब परावर्तित होगी तो ये भी परावर्तित होने के बाद कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। तो अब देखो ये दोनों कहाँ पे कट रहे हैं, यही एफ पे आके कट रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, एफ पर ही बन रहा है, फोकस पर ही बन रहा है। तो अब इसकी हमें प्रकृति लिखनी है, तो जब प्रकृति लिखेंगे तो प्रकृति सबसे पहला क्या लिखेंगे, वास्तविक की आभासी है। अब जरा जल्दी से बोलो कि ये क्या वास्तव में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और वैसे भी यार सिंपल सा देखो, दर्पण के किधर बन रहा है, दाएं तरफ, तो कैसा होगा, आभासी होगा। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, पहला हो गया। दूसरा चीज, प्रतिबिंब इधर बन रहा है दर्पण के पीछे, या परावर्तक, या ऐसे बोल दो कि प्रतिबिंब किधर कहाँ पे बन रहा है, फोकस से बन रहा है, और किधर बन रहा है, वस्तु से किधर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब हमारा किधर बन रहा है, आभासी बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, दूसरा चीज लिख लो, कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तीसरा लिख लो, कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। तीसरा लिख लो कि वस्तु से छोटा, कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। चौथा लिख लो, यहाँ पे चौथा पॉइंट भी लिख लो, किधर बन रहा है, अच्छा एक आभासी बन रहा है, और लिख लो कि जब आभासी होगा तो वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। किधर बन रहा है, दर्पण से पीछे बन रहा है, हटाओ चौथा पॉइंट, ठीक है। देखो ये हो गया पहला केस, जगह कम है, नोट कर लो जल्दी से इसको, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, और सर्किट इसको हम रफ कर देते हैं। दूसरा केस ले, ठीक। दूसरा केस हमारा ये है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, अनंत तथा ध्रुव यानी पोल के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हमारा क्या है, दूसरा केस लेते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो जाए, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कैसा बनेगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा, धसा हुआ होगा ना, जलजऊ भरा हुआ होगा। ये हमारा बन जाएगा, P बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा F आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कुछ C आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखना। चलो हम वस्तु को क्या करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। जब यहाँ पर रखेंगे तो एक किरण तो कैसे ले जाएंगे, मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे। तो मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होता हुआ जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। पहला किरण तो हमारा क्लियर है, ये कहाँ से होता हुआ जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा, ठीक है। दूसरा किरण को क्या करते हैं कि यहाँ से ध्रुव से, दूसरा किरण को हम कहाँ ले जाते हैं, ध्रुव से ले जाते हैं। जब ध्रुव से ले जाएंगे, जितना एंगल इधर से बनाएगा परावर्तित होकर उतना ही एंगल से इधर से निकल जाएगा। तो जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये देखो, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यही तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या ये वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, देखो क्या ये वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, नहीं, ये पीछे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। तो जब हम इसकी प्रकृति लिखेंगे तो प्रकृति में सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। और जब आभासी बनेगा तो आंख मूंद के लिखेंगे कि कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। याद हो गया ना अब तक तो कि प्रतिबिंब आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। दूसरा केस कहाँ पे बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में। कहाँ बनता है, ध्रुव व फोकस F के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव व F के बीच में बनता है।
कैसा बनता है, वस्तु से छोटा। देखो देखने में भी लग रहा है। तीसरा लिख लो, कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। अच्छा, एक चीज और लिख सकते हो कि कहाँ पे बन रहा है, परावर्तक सतह के, इसको लिख लेंगे परावर्तक सतह के विपरीत दिशा में। प्रतिबिंब ये हमारा परावर्तक सतह है, इसके विपरीत दिशा में। तो लिख लेंगे कि परावर्तक सतह के विपरीत दिशा में, परावर्तक सतह के विपरीत दिशा में, परावर्तक सतह के विपरीत दिशा में ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण द्वारा केवल 2 ही केस होता है। ये दोनों केस हमारा डिस्कस हो गया कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अब देखो इसको नोट कर लो, उसके बाद करता हूँ, नोट कर लो आप लोग। तो ठीक है, नोट कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब वाला फार्मूला था कि 1/v बराबर 1/v बराबर 1/v प्लस का 1/u बराबर 1/f, ये हमारा फार्मूला। हमने इसको अवतल दर्पण की सहायता से प्रूफ कर लिया था। इसको हम उत्तल दर्पण की सहायता से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो आज नहीं करा पाऊंगा, इतना आप पढ़िए। अगले टर्म पे फिर हम क्वेश्चन देखेंगे और छोटा सा टॉपिक का आवर्धन वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।